हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पर। जैसा कि आप जानते हैं, आशीष सर के मार्गदर्शन में पीसीएस मार्गदर्शक के सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। सारे विषय के टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। तो मुझे जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी का विभाग सौंपा गया है। चूँकि मैं इसी का महारथी हूँ, इसलिए मैं आज आपको अपने तीसरे लेक्चर में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर लेक्चर में आपको एक गोल बताता हूं, आज के काम की क्या क्या ज़रूरतें हैं उनको मैं बताता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग अपने गोल को पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। जब तक आप जीवन में कोई गोल नहीं रखते हैं, तब तक आपको हर एक स्टेप में कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने जीवन के गोल को, ध्येय को मेंटेन करिए और उसके साथ या उसके अनुरूप आप व्यवहार करिए। ठीक है, आज देखिए हमारा गोल क्या है। क्योंकि आप जानते हैं, पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको सेल से संबंधित सारी बातें समझा दी थी। इवन हमने थोड़ा विटामिन्स भी समझा दिया था। मतलब कहने का कि हमारे जो पुराने 2 लेक्चर आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे पीसीएस मार्गदर्शक पे, उनको आप जाकर गो थ्रू कर लीजिए। उनको मैंने ब्रीफली समझाया था सेल, और उसके भी पहले मैंने बताया था टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या जो बेसिक बायोलॉजी है, मैंने उनको भी आपको समझाया था। तो आज मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये जो गोल्स को मैंने लिखा है, इसे मैं प्रॉपरली लिखवा कर कंप्लीट कराऊंगा। क्योंकि बच्चों देखिए, आपके एग्ज़ाम में इस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो उनके लिए आपके पास मेमोरी में चीज़ें हों वो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ बेहद ज़रूरी कहीं वो चीज़ें लिखी हों, कहीं वो चीज़ें हमने राइट डाउन की हों। क्योंकि मैंने पिछले कई लेक्चर से बताना प्रारंभ किया कि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, तब हमारे मन में वो भाव जगता है, वैसे अनुरूप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आज के लेक्चर में आप धैर्य बनाए रहेंगे। मेरे पूरी उम्मीद है आप मेरे साथ एक एक लाइन समझेंगे और एक एक लाइन लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आज देखिए हमारा गोल में क्या क्या है। आज मुझे क्या क्या आपको पढ़ाना है। पढ़ाना मतलब आज क्या क्या लिखाना है, क्या क्या कंप्लीट करना है। सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल स्ट्रक्चर, सेल टाइप, सेल न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, बायोकेमिकल रिएक्शन, विटामिन, एमिनो एसिड और सेल ऑर्गेनेल। चूँकि हमने सेल ऑर्गेनेल के बारे में अभी कुछ भी डिस्कशन नहीं किया, लेकिन आज मुझे उम्मीद है कि मैं सेल ऑर्गेनेल से संबंधित कुछ डिस्कशन कर पाऊँगा। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आप कॉपी पेन लेकर हर बार बैठते हैं हमारे लेक्चर में। आज भी आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। बिल्कुल सतर्कता के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ पढ़ाई शुरू करिए। ठीक है बच्चों, देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वही जो पिछले 2 लेक्चर में पढ़े हैं उन्हीं को आज हम लिखेंगे। ज़्यादा नहीं, हर चीज़ के 2-2, 3-3 पॉइंट्स भी अगर आप अपने नोट्स में लिखते हैं अच्छे से, आपकी नोट्स जितनी अच्छी होगी, जितनी डेकोरेटिव होगी, उतना आपको पढ़ने की उम्मीद जगेगी। ठीक है, और ये सबके साथ होना चाहिए। सबको अपनी नोट्स अपने हाथ से लिखना ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सेल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोशिका, आप समझ रहे हैं। मैंने विस्तार से दोनों प्रीवियस लेक्चर में सारी चीज़ें समझा दी हैं, इसलिए आज मैं लिखूंगा, लिखने के साथ आपको कुछ समझाऊंगा। अब देखिए बच्चों, पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट ये है कि आखिर कोशिका है क्या। कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवों की आधारभूत एवं संरचनात्मक
एवं संरचनात्मक और यहाँ लिखेंगे बच्चों और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है बच्चों, आप हमारे साथ लिख रहे हैं। कोशिका जीवों की आधारभूत एवं संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये बहुत बेसिक बात है, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, आपको ये याद होनी चाहिए। अब अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं कोशिका की खोज। कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे बच्चों? आपको याद होगा, मैंने बताया था रॉबर्ट हुक। तो यहीं लिखिए बच्चों, रॉबर्ट हुक। ठीक है। अब कुछ बेसिक बात, कुछ फैक्ट यहाँ आप लिख सकते हैं। फैक्ट, कुछ फैक्ट, 2 पॉइंट फैक्ट की लिख लीजिए, क्योंकि फैक्ट भी आप लोगों से पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में, इसलिए फैक्ट लिख लीजिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। बच्चों, तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं, तंत्रिका तंत्र होती है। अभी मैं साइड होऊंगा थोड़ा, फिर आप लोग लिख लीजिएगा। एक और, सबसे भारी एवं सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग, आपने नाम सुना होगा, जरूर सुना हो, शुतुरमुर्ग का अंडा, एग। ठीक है। देखा है ना बच्चों? इन 4 पॉइंट्स को पहले आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये 4 पॉइंट क्या है कोशिका के बारे में? 4 पॉइंट ये है, पहला है कोशिका जीवों की आधारभूत एवं संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अगला क्या है बच्चों? कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक थे। बच्चों यहाँ पे थे छूट गया है, यहाँ हम थे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, इतना तो आप समझते भी हैं। आगे चलते हैं, तीसरे पॉइंट पर ध्यान दीजिए। तीसरा और चौथा जो पॉइंट है ये फैक्ट है, ये अक्सर आप लोग से पूछा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। चौथा पॉइंट देखिए बच्चों क्या है? सबसे भारी एवं सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, देखिए हमने लिख दिया है, आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात रही बच्चों सेल की, कोशिका की। अब देखिए अगला क्या है? अगला है सेल मेम्ब्रेन। थोड़ा हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक डालिए बच्चों,
सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने पुराने पॉइंट्स सेल के लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारा ये दूसरा है गोल, आप देख रहे हैं हमने एक जगह गोल लिख दिया है। आज हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? सेल मेम्ब्रेन, जिसको क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका झिल्ली। क्योंकि हमने ये सारे पॉइंट्स को पुराने दोनों लेक्चर्स में समझा दिया, इसलिए हमारा आज का कर्तव्य है कि हम आज लिखेंगे, और आपका भी कर्तव्य है कि आप हमारे साथ इस बात को नोट करें कॉपी में। ठीक है, पहला पॉइंट बच्चों क्या है? यह जंतु तथा वनस्पति कोशिकाओं दोनों में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया भी था, एनिमल सेल हो प्लांट सेल हो दोनों में मिलता है। तो वही बात इसको हम लोग यहाँ चल रहे हैं लिखने। क्या लिखेंगे? यह जंतु तथा वनस्पति कोशिकाओं दोनों में पाई जाती है। ठीक है, क्या है बच्चों? यह जंतु तथा वनस्पति दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। या इनको इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि ये जंतु और वनस्पति की कोशिकाओं में मिलती है, ये भी बोल सकते हैं हम। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ज़्यादा नहीं, सबके 4-4 पॉइंट्स भी आप लिखेंगे तो आपके ब्रेन में ये बातें रहेंगी, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मैं हर लेक्चर में ये बात कहता हूँ, रिलेशन, संबंध, कनेक्शन, जुड़ाव, जिसको कहते हैं लगाव, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने सब्जेक्ट से जितना जुड़ते हैं, जितना उसमें रमते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होता है। आगे देखिए बच्चों, आगे क्या है। अब इसके कोशिका झिल्ली के बारे में जब मैंने आपको बताया था कि इसका काम प्रोटेक्शन का तो है ही, तो प्रोटेक्शन के साथ साथ यहाँ पर एक बात और भी जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि ये बनी किसकी होती है। तो ये वसा और प्रोटीन की बनी होती है। ये वसा और प्रोटीन की बनी होती, मतलब इसमें फैट और प्रोटीन, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेल का साइज, सेल का शेप मेंटेन करती है, तो उसको भी एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। इसका मुख्य कार्य कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करना है। एक निश्चित आकार प्रदान करना है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए क्या है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। इसके बारे में मैंने क्या बताया कि यह जंतु तथा वनस्पति कोशिकाओं दोनों में पाई जाती है। ठीक है, यह वसा और प्रोटीन की बनी होती है, और इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करना। ठीक है, ये बेसिक बात है। अब एक निश्चित आकार प्रदान करना है, कोशिका झिल्ली है, तो आप जानते हैं जब किसी चीज़ के ऊपर कोई झिल्ली लगी है, मतलब अगर हमें किसी चीज़ के अंदर इंटर करना है तो उनके जितने भी लेयर हैं उन सारे लेयर को हमें जो है खोलना होगा। तो वही जैसे मान लीजिए कि कभी सेल में ट्रांसपोर्टेशन हो, कभी ऑस्मोसिस हो, कभी डिफ्यूजन हो,
तो ये सारे प्रोसेस जो हैं सेल मेम्ब्रेन से होते हुए ही आपको दिखेंगे। इसलिए मतलब जैसे कि कोई बाहरी स्ट्रक्चर है, जो बाहरी लेयर है, अगर कोई चीज़ अंदर इंटर करना है तो उसे बाहरी लेयर से ही तो एंट्री पानी होगी, वही बात है। तो कोशिका झिल्ली ऐसी एक झिल्ली होती है जिसके अंदर हम ऑस्मोसिस, ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन, सेल से संबंधित सारी बातों को देख पाते हैं, क्योंकि झिल्ली के अंदर मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री बहुत आसान है। अब देखिए बच्चों, सेल के स्ट्रक्चर की बात यहाँ लिखी है, तो सेल के स्ट्रक्चर की बात भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब सब में 2-2, 3-3 पॉइंट ज़्यादा नहीं। अब अगला हम लिखते हैं सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर मतलब कोशिका संरचना। कोशिका संरचना, चूँकि मैंने सारी बातें आपको डिटेल में पिछले लेक्चर में बता दी थी, इसलिए मेरा आज फोकस ये रहेगा कि आप कुछ बातों को लिख लें। क्योंकि आदमी जब कोई बातें सुनता है, कोई बात बताता है, तो उन बातों को रिलेट कर तो लेता है, लेकिन अगर कोई चीज़ कहीं लिखी हुई है तो उसे क्या है कि लंबे समय तक आदमी अपने याद प्रोसेस में, मतलब इसको क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से थॉट प्रोसेस में अपने वो रख सकता है। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई जब भी करें बच्चों, लिख कर पढ़ें। लिख कर पढ़ने से आपकी मन को शांति भी मिलती है और जो आप पढ़ते हैं वो आपके ब्रेन में सेट रहता है और आपको लंबे समय तक याद रहता है। चूँकि हमारा क्या काम है, हमारा काम है कि हमें लंबे समय तक उन चीज़ों को बार बार दोहराना है, और जब एग्ज़ाम आए तो उस एग्ज़ाम में, उस परीक्षा में आए हुए इन तरीके के प्रश्नों को सही करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कोशिका संरचना के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा। आपको पता है कि मैंने बताया था सेल स्ट्रक्चर के बारे में, कोशिका संरचना के बारे में एक बात बताई थी कि जैसा जिसका बॉडी शेप होगा, जिसकी जैसे बॉडी साइज होगी, वैसे उसके सेल के स्ट्रक्चर होंगे, वैसे उसके सेल्स होंगे। ठीक है, फिर तो यही बात यहाँ लिखी है कि कोशिका की संरचना, पहला पॉइंट है बच्चों, कोशिका की संरचना अत्यधिक जटिल होती है। अत्यधिक जटिल होती है। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है? कोशिका की संरचना अत्यधिक जटिल होती है। आप हमारे साथ लिख रहे हैं? बिल्कुल लिख रहे होंगे, लिखना भी चाहिए, जिससे हमारी एक प्रॉपर स्पीड भी रहे और हमें बातें समझ में आती भी रहें। ठीक है बच्चों, आपको पता है मैंने बताया था, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ लिखता हूँ, कोशिका के मुख्य रूप से, कोशिका के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। इनकी चर्चा मैंने की भी थी, अभी मैं लिखूंगा तो आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने अक्सर कहा है कि आपको रिलेशन डेवलप करना है। रिलेशन जब आप डेवलप करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये 3 पॉइंट्स क्या हैं? एक, यहाँ नहीं लिखते हैं, थोड़ा आगे लिखते हैं। ठीक है, 2 और 3। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? सेल वॉल। अब देखिए सेल वॉल है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया, मतलब कोशिका भित्ति। बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हमने सेल पढ़ाया, अब सेल स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, पहले सेल मेम्ब्रेन भी हमने पढ़ाया। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, अब सेल स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, और सेल मेम्ब्रेन क्या थी? कोशिका झिल्ली। ठीक है, दूसरा प्रोटोप्लाज्म, इसका भी जिक्र मैंने किया था। ये क्या है बच्चों?
प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को क्या कहते हैं बच्चों हिंदी में? आपको बताया था पिछले लेक्चर में, जीव द्रव्य। क्या बच्चों? जीव द्रव्य। ठीक है बच्चों। और तीसरा पॉइंट इसका क्या है, जो कि आप अभी इससे अनभिज्ञ हैं, क्योंकि मैंने अभी सेल ऑर्गेनेली में इंटर नहीं किया है, इसलिए मैं इन बातों को नहीं रख रहा था, लेकिन फिर भी आज यहाँ मैं लिख देता हूँ। उसका नाम है वैक्यूल। क्या नाम है बच्चों? वैक्यूल। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेलिंग भी सही होनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं फिर से इसको एक बार लिख देता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए बच्चों, वैक्यूल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रसधानियाँ। रसधानियाँ। ठीक है बच्चों, आप लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अभी मैं चूंकि अब सेल स्ट्रक्चर में एक बात आ गई है, वो ये कि सेल वॉल क्या है, इसलिए मैं अभी सेल वॉल को बताकर सेल वॉल को यहीं लिखवा देता हूँ, जिससे आपको भटकना ना पड़े। लिख लीजिए, तब फिर मैं लिखता हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब चलते हैं थोड़ा आगे। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पर मैंने गोल में सेल वॉल नहीं लिखा है तो आप अपनी कॉपी में सेल वॉल लिख लीजिएगा। अभी भी हमारे पास टाइम है, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ सेल वॉल भी हमने पढ़ाया। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये सब रिलेटेड पॉइंट है, अगर कहीं छूट गए तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है रिलेशन बनाने में, इसलिए मैं जो पॉइंट्स आते जा रहे हैं मैं उनको यहीं ख़त्म कर दे रहा हूँ। अब क्या मैंने बताया था, सेल वॉल का मतलब कोशिका भित्ति। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या है, अब ये लगभग जैसे सेल मेम्ब्रेन थी उसी तरीके से बच्चों सेल वॉल भी होती है। ठीक है, अब इसका पहला पॉइंट क्या है, जैसे सेल मेम्ब्रेन का काम है तो सेल की साइज देना, सेल को शेप देना, सेल को प्रोटेक्शन करना, उसी तरीके से बच्चों सेल वॉल, आपको पता है एक सेल होती है। ठीक है बच्चों, पहले हम लोग एक सेल की संरचना बनाते हैं। मान लीजिए कि ये एक सेल है, इसमें एक ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। अब सेल के बाहर बच्चों ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन, झिल्ली। ये क्या है, सेल। ठीक है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके बाहर समझ लीजिए कि जो ये है, जो मैं ये बनाने चल रहा हूँ, ये समझ लीजिए, ये होता है सेल वॉल। ये क्या होता है बच्चों, यही है सेल वॉल। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कोशिका को संरक्षण कितने लेयर से प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, कोशिका को संरक्षण कितने माध्यम से दिया जा रहा है। सेल अंदर है। अच्छा, ये क्या है बच्चों, ये मान लीजिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मान लीजिए क्या, ये न्यूक्लियस ही है। अब बाकी इनमें जो सेल ऑर्गेनेल डिपॉजिट होंगे वो हैं। ठीक है, ये एक फिगर मैं समझाने के लिए बनाया हूँ, ऐसा कोई फिगर होता नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए है। तो अब हम लोग ये कर लिए, अब हम लोग इस पर हैं, तो वही हम लोग चल रहे हैं लिखने। थोड़ा लिखते हैं क्या है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अब देखिए, सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था कि ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिलती है, लेकिन सेल वॉल की खासियत है कि यह सिर्फ मतलब सेल वॉल सिर्फ पादप कोशिकाओं में मिलती है, पादप कोशिकाओं में मिलती है। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि आपको पता है प्लांट और एनिमल की जो संरचना है वो बिल्कुल अलग है। तो जब संरचना अलग है बच्चों, तो उसके प्रोटेक्शन, उसके फंक्शन, उसकी सारी मेटाबॉलिज्म सब कुछ डिफरेंट होगा। तो इसलिए इस बात को आप लोग नहीं भूलेंगे कि सेल वॉल सिर्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल वॉल सिर्फ पादप कोशिकाओं में मिलती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ अगले पेन से, जंतु
कोशिकाओं में नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, प्रोटेक्शन, शेप, साइज, मेंटेनेंस सब कुछ है। उसी तरीके से सेल वॉल का भी एक काम है कि उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करना, उसका एक जो सेल है उसको एक प्रॉपर शेप में रखना, ठीक है। क्योंकि जो काम सेल मेम्ब्रेन का है, पतली सी झिल्ली का है, वही काम समझ लीजिए सेल वॉल का भी है। लेकिन ये किस में मिलती है बच्चों? पादप मतलब प्लांट सेल। प्लांट सेल में आपको सेल वॉल मिलेगी, लेकिन एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों। एक पॉइंट और लिख लीजिए, ये मोटी सेल वॉल के बारे में है बच्चों। यह मोटी मजबूत छिद्रक, समझ रहे हैं, छोटे छोटे होल होते हैं। छोटे छोटे होल किस लिए? जैसे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन या किसी भी तरीके का सॉल्यूट ट्रांसफर होना हो तो इन्हीं माध्यम से होता है, ठीक है। और एक बेहद पॉइंट, तथा निर्जीव होती है बच्चों, निर्जीव, ये बात मत भूलिएगा। आपको मैंने बताया था सजीव और निर्जीव क्या होता है, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग। लेकिन देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन तो लिविंग थी, लेकिन सेल वॉल जो होती है नॉन लिविंग होती। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग होने का मतलब यह है कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप के डिपोजिशन होते हैं। वो डिपोजिशन से जो लेयर बनती है, उस लेयर से ये निर्जीव हो जाती है। डिपोजिशन में हम कई नाम लिख देते हैं, लेकिन आगे इनकी मैं चर्चा करूंगा, जैसे सेल्यूलोज, पेक्टिन, ठीक है बच्चों, लिग्निन, ठीक है बच्चों, हेमीसेल्यूलोज, ठीक है, काइटिन और क्यूटिन, काइटिन एंड क्यूटिन, ठीक है, ये होते हैं। कहिए तो मैं इनको हिंदी में भी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। अगर आपको हिंदी में डिफरेंट टाइप के डिपोजिशन से जो ये लेयर बनी है, जो ये सेल वॉल बना है, ये बहुत थिक हो जाता है। थिक मतलब मोटा हो जाता है। क्यों? डिपोजिशन के वजह से, डिपोजिशन के वजह से ये बहुत मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, ठीक है। इतना तो आप समझ भी रहे होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, सेल टाइप के बारे में चलते हैं, लेकिन तब तक आप लिख लीजिए। अब टाइप ऑफ सेल थोड़ा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? टाइप ऑफ सेल। आगे चलते हैं। थोड़ा मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ भाई, अपनी कोचिंग का नाम है, अपनी संस्था का नाम है, तो इसको अच्छे से लिखना जरूरी है। देखिए मैं लिख रहा हूँ PCS मार्गदर्शक। यही तो ध्येय है, यही तो है जिससे हमारा ध्येय उत्पन्न हुआ है। हमें हर उन चीज को अपने जीवन में याद रखनी चाहिए जिनसे हमें मुकाम हासिल हो सकता है बच्चों। अब बच्चों आगे हम लोग का टाइप ऑफ सेल। आपको पता है, मैंने बताया भी था, मैंने सारी बातें पिछले लेक्चर में कर दी हैं। क्योंकि आपके पास एक अच्छा नोट्स हो, इसलिए मैं आज आपको ये लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अब टाइप ऑफ सेल आपको पता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग हिंदी में भी यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास बाइलिंगुअल सुविधा है, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं कोशिका के प्रकार, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में थोड़ा सा लिख लिया जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है बच्चों। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी आप समझते हैं। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में इसको हिंदी में यहाँ लिख देते हैं प्रोकैरियोटिक, इसको लिखते हैं यहाँ यूकैरियोटिक,
प्रोकैरियोटिक। ठीक है, लिख लीजिए। फिर आगे चलते हैं, एक एक दो दो पॉइंट्स इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सब कुछ विस्तार से, आज जितनी भी चीज़ें सब कुछ विस्तार से आपको लिखवाई जाएंगी, जिनसे किसी भी तरीके का आपके मन में कोई डाउट न रहे। आशा करते हैं लिख लिए होंगे। आगे चलते हैं। चलिए लिखिए। पहला हम लोग लिखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब बताइए बच्चों, प्रोकैरियोटिक के बारे में मैंने कई बार आपको समझा भी दिया, कई बता भी दिया, इसलिए मैं समझता हूँ कि उन बातों को अब करना उतना सही नहीं है जितना कि पहले ज़रूरी था, जब आपको कुछ भी नहीं पता था। अब अगर आप हमारे पुराने दोनों लेक्चर जो कि इस कोचिंग के, इस संस्थान के YouTube चैनल पर होंगे, उनको आप जाके गो थ्रू करेंगे तो आपको सारी बातें, एक एक बातें एक्सप्लेन नज़र आएंगी। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं, यह अविकसित आदिम, यह अविकसित आदिम कोशिकाएं हैं। आदिम क्यों? क्योंकि याद करिए हमने बताया था प्रिमिटिव होती हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें दूसरा पॉइंट लिखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रोकैरियोटिक में हमने पहले आपको बताया भी था कि प्रोकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक क्यों कहते हैं और यूकैरियोटिक को यूकैरियोटिक क्यों कहते हैं। वही पॉइंट हम आगे लिखने चल रहे हैं, इसको आप अच्छे से नोट करिएगा। इन कोशिकाओं में केंद्रक लिखते जाइए बच्चों, साथ साथ आप लिखते चलेंगे। केंद्रक एवं सुविकसित क्या है बच्चों? सुविकसित कोशिकांगों। ये शब्द आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन है तो कोशिका से। कोशिकांगों का अभाव होता है। अब यहाँ थोड़ा सा हम समझाएंगे, आपको जरूरी है समझना। अगर आप एक एक पॉइंट क्लियर करते जाएंगे तो आपको अपने परीक्षा में कोई बाधा नहीं नजर आएगी। देखिए क्या है, इन कोशिकाओं में केंद्रक कला। अब केंद्रक कला का मतलब क्या है? वही बच्चों, केंद्रक कला मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब बताइए क्या हो सकता है, इसकी हिंदी क्या हो सकती है? केंद्रक कला है तो पहले से लिखिए, या केंद्रक झिल्ली कह लीजिए आप लोग। केंद्रक न्यूक्लियस, ठीक है, एवं सुविकसित कोशिकांगों। सुविकसित कोशिकांगों का मतलब क्या है? ये थोड़ा सा सेल ऑर्गेनेल का पार्ट है। मैं सेल ऑर्गेनेल बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ नाम मैं बता दे रहा हूं। अब सुविकसित कोशिकाएं आए इसलिए मैं नाम बता देता हूं, जैसे गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी। ठीक है, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चूंकि मैं इसको अब हिंदी में लिखता हूं, गोल्जी काय। ठीक है बच्चों, इसको मैं लिखता हूं लाइसोसोम और इसको मैं लिखता हूं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इन बात को आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा न्यूट्रिशन से संबंधित बात करेंगे ना। नहीं, अभी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे ऑर्गेनिज्म के बारे में। क्योंकि मैंने ऑर्गेनिज्म भी आपको पढ़ाया था, तो यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर की बात थोड़ा करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर की। या ऐसा करते हैं कि
अभी इनकी बात को हम यहाँ नोट करा देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा सा हम, लेकिन अभी क्या, अभी तो प्रोकैरियोटिक है ना, तो अभी तो हम लोग यूकैरियोटिक पढ़ेंगे बच्चों। अभी तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक। अभी तो हमने प्रोकैरियोटिक किया। आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, ठीक है बच्चों, यूकैरियोटिक। अब इनके बारे में समझ लीजिए, क्या है, एक दो पॉइंट्स इनके बारे में भी आप लीजिए। ये सुविकसित कोशिकाएं होती हैं। ये सुविकसित कोशिकाएं होती हैं। इनमें केंद्रक सुविकसित अवस्था में पाया जाता है। इनमें केंद्रक सुव्यवस्थित लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ लिखना चाहिए। इनमें केंद्रक, फिर से लिख देते हैं, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं। इनमें केंद्रक सुविकसित अवस्था में पाया जाता है। सुविकसित अवस्था में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। एक बात और लीजिए, इन कोशिकाओं की, इनसे लिखते हैं, इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है, इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है बच्चों, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे चलते हैं। ये सारी बातें जो मैं आज यहाँ लिखवा रहा हूँ, इनको आप लोग एक कॉपी में लिखते जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको इन फ्यूचर याद करने में, दिमाग में रखने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखवा दूँ मैं सोच रहा हूँ कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के उदाहरण, कुछ उदाहरण लिख लीजिए बच्चों। उदाहरण से क्या होगा कि थोड़ा आपको याद रहेगा। उदाहरण लिखना पड़ेगा क्या, लिखते हैं बच्चों। तब तक आप नोट करिए। यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल पहले लिखते हैं हम लोग। पहले लिखते हैं यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल। क्या क्या है बच्चों,
मसल सेल, स्टेम सेल, मसल सेल, स्टेम सेल, तीसरा बोन सेल। ठीक है बच्चों, अब प्रोकैरियोटिक की तरफ चलते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल के भी कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा होगा हमें। प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल भी लिख, तब तक आप यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल लिखिए। अब हम लोग प्रोकैरियोटिक के लिखेंगे, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। ये तो हमने बताया भी था, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया। ठीक है, ये इनके 3 एग्जाम्पल इनके हैं, 3 एग्जाम्पल इनके आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में समझेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर शायद बैक्टीरिया नहीं लिखा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन बैक्टीरिया को थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा उस बैक्टीरिया के बारे में अब आ गया है नाम, तो बैक्टीरिया को भी समझ लेते हैं। तब तक आप इसको लिखिए, बैक्टीरिया क्या होता है मैं हिंदी में आपको बताऊंगा। ठीक है, चले आगे, थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ लिया जाए बच्चों। भले इसमें नहीं है, लेकिन क्या हुआ, बैक्टीरिया तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में नाम ले लिया है, तो इसलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ बैक्टीरिया लिखने से अच्छा है कि मैं ये लिख देता हूँ जीवाणु। ठीक है बच्चों, जीवाणु आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग हमारे साथ लिख भी रहे होंगे। अब जीवाणु क्या है, जल्दी जल्दी आप लोग लिख लीजिए। सूक्ष्म जीव हैं, आप लोग जानते हैं, सूक्ष्म जीव जो प्रायः मतलब अक्सर एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है बच्चों, बैक्टीरिया की एग्जाम्पल बताने की हमें कोई आवश्यकता है नहीं, बैक्टीरिया की एग्जाम्पल आप जानते भी हैं, काफ़ी हैं। ठीक है, इनमें एक पॉइंट यही हमको बताना था कि सूक्ष्म जीव जो प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा लंबा बात नहीं करना है। ये बोल सकते हैं ज़्यादा अगर वो है कि हर जगह पाए जाते हैं, हमारे इन्वायरमेंट हर जगह पाए जाते हैं, बस जिनको हम लोग आप जानते होंगे। बैक्टीरिया हर जगह क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि भाई लोग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को फॉलो करते हैं। लोग सर्वाइव हैं, हर जगह सर्वाइव हैं। वेरी कोल्ड माउंटेन में है, वेरी हॉट डेजर्ट में है, बिल्कुल जितने भी आप समझ सकते हैं, जैसे बहुत गर्म पानी हो उसमें भी होते हैं, बहुत ठंडा जगह उसमें भी होते हैं, हर जगह बैक्टीरिया आपको मिलते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि एक हैंडफुल सॉयल मतलब एक मुट्ठी मिट्टी में आपको करोड़ों जो है ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे डिफरेंट तरीके के। ठीक है, ये बात जीवाणु की भी हो गई। ठीक है, अब जीवाणु की बात हुई तो एक कोशिकी और 2 कोशिकी का नाम आया था, आप जानते हैं, इसको हम रफ करते हैं। अब एक कोशिकी और 2 कोशिकी क्या है, यूनिसेल्यूलर मतलब एक कोशिकीय। ठीक है बच्चों, और मल्टी सेल्यूलर बहु कोशिकीय। ठीक है, अब इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, तो आप लोग बिल्कुल आसान समझ रहे हैं। ठीक है, बस इनके आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, इनके एग्जाम्पल लिख लेंगे तो आपको याद रहेंगे। जैसे जीवाणु अभी हमने बताया, बैक्टीरिया। ठीक है, नील हरित शैवाल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं बच्चों। ठीक है, बाकी और जो शैवाल हैं इनको छोड़कर वो हमारे क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुकोशिकीय। शैवाल, कवक, पादप, सब कुछ। कवक मतलब फंगस होता है बच्चों, बताए, पादप, सब कुछ। ठीक है,
आप लोग इसको लिख लीजिए, तब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम अब आगे बढ़ेंगे और हम लोग थोड़ा बात करेंगे जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की भी बात मैंने की थी, समझाई थी। इसको आप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे। इसको मैं रब करता हूँ, आगे चलता हूँ। प्रोटोप्लाज्म क्या है? जीव द्रव्य, जीव द्रव्य क्या है इसकी भी डिफिनीशन है, लेकिन पहले हम फिगर बनाते हैं। एक ये देख लीजिए, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप के आपको दिख रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल हैं एक प्रकार से। ये जो है उनका बेस है, ठीक है। यही जो अंदर आपको ये जो इन्वायरमेंट दिख रहा है, लिक्विड प्लस सॉलिड मतलब सेमी सॉलिड, यही बच्चों यही है हमारा प्रोटोप्लाज्म। तो इसकी एक बार आप डिफिनीशन लिख लीजिए। कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर के द्रव्य को, अंदर के द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, जीव द्रव्य कहते हैं। काम खत्म। अब थोड़ा इसी तरीके से इसको आप नोट कर लीजिए, इसको फिगर बना लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे साइटोप्लाज्म पर बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग साइटोप्लाज्म की तरफ भी चले क्योंकि हमने इन सारी बातों को कर लिया है, ठीक है। चलते हैं बच्चों आगे। जैसे प्रोटोप्लाज्म था वैसे आगे हम लोग लिखेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहेंगे, ठीक है। इसको हम एक फिगर से समझाते हैं। एक जैसे वो चीज़ है वही एक चीज़ है, इसलिए मैंने नहीं लिख रहा हूँ कि जैसे अभी आपको मैंने बताया जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, वही साइटोप्लाज्म में आप लोग इतना समझते हैं। बस आप एक यहाँ फिगर बना लीजिए, ठीक है। एक फिगर आप बना लीजिए, इस फिगर से आप जो है संतुष्ट भी हो जाएंगे, आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, ठीक है। ये है, सॉरी बच्चों ये थोड़ा सा अंदर आ गए, यही है, ये केंद्रक झिल्ली है। और ये जो है ये है आपका केंद्रक, मेन तो ये है ना केंद्रक, ठीक है। ये आपका साइटोप्लाज्म है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म है जिसमें सब कुछ है, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल हैं, ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं हम, बाकी जब मैं वर्गीकरण करूंगा तो बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, फिर उसी में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, मैं सारी बात बताऊंगा। लेकिन ये जो है अभी आप यही तक समझिए कि जो बातें इन इस सब चीज़ों में ज़रूरत है उन्हीं को मैं आज यहाँ दोहरा रहा हूँ, ठीक है, लिखवा रहा हूँ। आप लोग भी लिख रहे होंगे, आप लोग ये फिगर बना लिए होंगे। फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा बात करते हैं न्यूट्रिशन की और मेटाबॉलिज्म की, क्योंकि हमने बात की थी। तो पहले हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। पहले मेटाबॉलिज्म समझ लीजिए, फिर तो आप समझ ही जाएंगे, ठीक है। उपापचयन क्रिया एक प्रकार से कहते हैं, उपापचयन क्रिया, ठीक है। अब इसकी डिफिनीशन आप लिख लीजिए। आप वैसे हमने बताई थी मेटाबॉलिज्म, आप समझते हैं मेटा मतलब बड़ा, बॉलिज्म मतलब हमने बताया था कि कोई ऐसा एक्शन जो हमारे शरीर में लगातार हो रहा है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ है, या अगर कभी रोग युक्त होता है तो भी बताता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म।
यहाँ लिखेंगे, मैंने जबकि इंग्लिश में आपको बताया था कि द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो उसी को लिखिए, वो सारी क्रियाएं जो हमारे शरीर के अंदर या भीतर हो रही हैं, लिख लिए बच्चों, वो सारी क्रियाएं जो हमारे शरीर के अंदर या भीतर हो रही हैं, उन सब को मिलाकर हम उपापचयन क्रिया कहते हैं। जैसे खाना खाना, जैसे क्या है बच्चों, खाना खाना तो हमें एनर्जी मिलती है, खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन खाना जब हमने खाया, उसको चबाया, उसको एलिमेंट्री कैनाल से पेट तक ले गया, तो वो जो प्रोसेस हुआ वो भी एक प्रकार से मेटाबॉलिज्म का ही अंग है। फिर वो जो ब्रेकडाउन हुआ फूड का पीएच के संदर्भ में, जो ब्रेकडाउन हुआ फूड का, उससे जो एनर्जी मिली, एटीपी मिले, वो सारी बातें मेटाबॉलिज्म के तहत आती हैं। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा हम आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे, फिर भी मैं थोड़ा वेट करता हूं कि आप लोग अच्छे से लिख लें, फिर हम चलते हैं आगे। थोड़ा मैंने बायोकेमिकल रिएक्शन का भी जिक्र किया था, इसलिए मैं बायोकेमिकल रिएक्शन समझाता हूं। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन क्या है बच्चों, ये देख लीजिए थोड़ा सा। बायोकेमिकल रिएक्शन मैंने समझाया भी था, लेकिन इसको समझने के लिए समझिए कि जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का उपयोग हो, वो बायोलॉजिकल, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल यह एक ऐसी क्रिया या प्रक्रिया जिसमें हम यह देखते हैं कि क्या देखते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल का, या हम यह देखते हैं कि मॉलिक्यूल का कन्वर्जन, मतलब एक से दूसरी अवस्था में जाना हो पाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम यह देखते हैं कि मॉलिक्यूल का कन्वर्जन, मतलब एक से दूसरी अवस्था में जाना हो पाता है, उसको हम लोग बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आप फूड इनटेक, मतलब भोजन करना भी एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब ये क्या है बच्चों, एक ये सजीव क्रिया है, मतलब लिविंग रिएक्शन है, सजीव क्रिया है। ठीक है बच्चों, आप लोग लिख लिए होंगे। अब जो कि मैंने मेटाबॉलिज्म आपको बताया था, मेटाबॉलिज्म इसी से रिलेटेड, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अब हम लोग मेटाबॉलिज्म के जो दो प्रकार बताए थे, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, उनको लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। मेटाबॉलिज्म के दो प्रकार, एनाबॉलिज्म
और कैटाबॉलिज्म। ये तो मैंने साफ साफ बता दिया था कि एना मतलब होता है बनना और कैटा मतलब होता है टूटना, तो मैं वो बात नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं उनसे रिलेटेड बात लिखवा रहा हूँ। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आप लिखिए, इसका एग्जाम्पल ये है एनाबॉलिज्म का, एमिनो एसिड। क्यों? क्योंकि सिंथेसिस है ना, बनाने की प्रक्रिया है। और कैटाबॉलिज्म में आप लिखिए डाइजेशन। ठीक है, खाना जो खाते हैं, ठीक है, डाइजेशन, वो सारी प्रक्रिया, रेस्पिरेशन, ठीक है, एक्सक्रीशन। अब कहिए मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, बिल्कुल लिख दूंगा आपके लिए। अपचयन और उपचयन, मतलब इसको क्या कहेंगे हम लोग, एनाबॉलिज्म को हम लोग कहेंगे उपचयन, उपचयन और अपचयन। ठीक है, उपचयन और अपचयन। ठीक है, पाचन श्वसन, यहाँ हम लिखते हैं पाचन, यहाँ हम लिखते हैं श्वसन, और यहाँ उत्सर्जन, उत्सर्जन। ठीक है, यहाँ हम लिख दिए। और यहाँ तो एमिनो एसिड के बारे में जिक्र आया है, अभी हमने एमिनो एसिड को लिया नहीं है, एमिनो एसिड के बारे में भी आज आपको हमें बताना है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात हम करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन, आपने सुना होगा, न्यूट्रिशन के बारे में आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं डाइट मेंटेन करना है, डाइट को लेना है। उसका मतलब क्या है? न्यूट्रिशन शब्द जो है न्यूट्रिएंट से आया है, जो कि मैंने बता दिया, इसलिए मैं यहाँ कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि न्यूट्रिशन शब्द न्यूट्रिएंट से आया है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन मतलब हमारे भोजन में, यहाँ लिखिए हमारे भोजन लिखिए, या खाद्य पदार्थ जिसमें सारी क्या, हमारे भोजन या खाद्य पदार्थ जिसमें सारी, या सारे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जिसमें सारे तरह के माइक्रो एवं के बाद बच्चों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उन्हें हम न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूट्रिशन कहते हैं। हमारे भोजन या खाद्य पदार्थ जिसमें सारे तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल एट्सेट्रा। ठीक है बच्चों, वो सारी चीज़ें न्यूट्रिशन में आती हैं। क्योंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, ये भी थोड़ा एक नया टॉपिक है, इसलिए मैं इनको बाद में आपको कंप्लीट कराऊंगा। अब थोड़ा सा मैं चलता हूँ, किस तरफ, लिख लीजिए, लिखने के बाद बताइए, फिर मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। क्योंकि मुझे अब इसी तरफ चलना है। अब थोड़ा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल के बारे में बताना। ठीक है, जितना हो पाएगा। या सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इसेंशियल अमीनो एसिड आपको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, उनका एक आपका नाम मैं लिख देता हूँ इसेंशियल अमीनो एसिड का, जिससे आप जो है कभी भूले ना। एक जगह आप भी फ्रेश पेज में इसेंशियल अमीनो एसिड डालिए, मतलब ज़रूरी पोषक तत्व जो हैं, ज़रूरी अमीनो एसिड जो हैं, उनका मैं यहाँ नाम लिखता हूँ। आप भी हमारे साथ लिखने शुरू कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं है बच्चों, जल्दी जल्दी लिखेंगे। एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। ठीक है,
लाइसिन, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ठीक है बच्चों। एस्पैराजीन, क्या है, एस्पैराजीन, एस्पैराजीन, ठीक है बच्चों। एस्पार्टिक एसिड यहाँ लिखते हैं, एस्पार्टिक एसिड। नौवा देखिए क्या है, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, यहाँ लिखिए थ्रियोनिन, यहाँ लिखिए हिस्टिडीन, ठीक है बच्चों। यहाँ लिखते हैं हिस्टिडीन के बाद हम लिखते हैं बच्चों ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, फिर लिखते हैं ग्लूटामीन, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, अब आगे भी देखते हैं क्या, ट्रिप्टोफैन, यहाँ लिखते हैं ट्रिप्टोफैन, बाद में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ के, सेरीन सिस्टीन, सेरीन, यहाँ लिखिए 16 नंबर देखिए क्या है, मिलानिन, यहाँ देखिए क्या है, हाँ अभी एक नाम तो छूट गया था, प्रोलीन। और प्रोलीन के बाद क्या है बच्चों, आप लोग लिख रहे हैं, लिखते रहिए, सेरीन। सेरीन क्या हमने लिखा, हाँ सेरीन हमने लिख दिया, ठीक है। प्रोलीन भी हमने लिख दिया। क्या आर्जिनिन लिखा कहीं, हाँ बच्चों देखिए आर्जिनिन, और 18 मिलानिन, यही तो छूट रहा था, मिलानिन। एक बार इनको आप लिख लीजिए। विटामिन के बारे में मैंने बता दिए थे, ए डी ई के, उनके कहेंगे तो मैं नाम लिखवा दूंगा, बाकी उनका कोई वैल्यू नहीं है। एक बार मैं इनको पढ़ देता हूँ, इसेंशियल अमीनो एसिड 18 टाइप के, एलानिन, वायलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ग्लाइसिन, एस्पैराजीन, एस्पार्टिक एसिड, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ट्रिप्टोफान, सेरिन, सिस्टीन, प्रोलिन, एर्जिनिन, मिलानिन, ठीक है बच्चों। धीरे धीरे आपने देखा कि आज के गोल के हिसाब से हमने धीरे धीरे सारी बातों को लेते चले गए। एक बार इसको आप लिख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, फिर हम सेल ऑर्गेनेल जो है आगे फिर लेक्चर लेंगे। सेल ऑर्गेनेल अभी हम बाद में लेंगे, ठीक है बच्चों। क्यों, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल अपने में एक बहुत खास जो है महत्व रखता है, इसलिए मैं उन्हें अलग से लूँगा। इसलिए नहीं तो क्या होगा कि हाच पाच होगा। थोड़ा बहुत मैं आज उसके बारे में भले बता सकता हूँ, लेकिन वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों। उसके लिए आपको आज के जो भी मैंने लेक्चर लिए हैं उनको आप पहले गो थ्रू कर लीजिए, आप उनको पूरा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं हर दिन कहता हूँ, आपको एक कोशिश करना है। कोशिश क्या करना है कि आपको पढ़ाई निरंतर जारी रखनी है, ठीक है। विटामिन के बारे में बता दिए थे, ए डी ई के, बी सी, ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया था। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उसके बारे में फिर से कोई चर्चा करनी होगी। हाँ, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फैट कह लीजिए, या फैट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, इनके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। प्रोटीन थोड़ा सा, ये इन 4 पॉइंट को और हम एक बार पढ़ लें, फिर आज का लेक्चर हम समाप्त करेंगे यहीं पे, ठीक है। ठीक है बच्चों, प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में हैं तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन
जो एक बेसिक बात है मैं वहाँ यहाँ यही लिखूँगा। अब प्रोटीन तो इतना बड़ा टॉपिक है कि आप चाहें तो इन्हें हम 2-3 लेक्चर में कंप्लीट कराएं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कुछ कुछ पॉइंट्स आप यहाँ लिख लीजिए बस, जो कि बहुत। अब क्या है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ? प्रोटीन क्या होती है बच्चों? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। दूसरी बात क्या है बच्चों? अब विटामिन लिखते हैं। थोड़ा सा आप इन बातों को लिखे रहेंगे तो हमें समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब विटामिन लिखते हैं। विटामिन क्या? माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू कैरी आउट रेंज ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ लिखिए माइक्रो क्या है बच्चों? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाई, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाई द बॉडी टू कैरी, रिक्वायर्ड बाई द बॉडी टू कैरी, कैरी क्या कैरी करना है बच्चों? कैरी आउट ए रेंज ऑफ नॉर्मल, कैरी आउट ए रेंज ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल क्या बच्चों? नॉर्मल क्या? फंक्शंस। नॉर्मल फंक्शन करेंगे, सही बात है, नॉर्मल फंक्शन करना जरूरी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी लिख लेते हैं, या फैट कह लीजिए, थोड़ा फैट लिख देते हैं। फैट या हम ऐसा करते हैं कि यहाँ लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा लिख लेते हैं, बायोमॉलिक्यूल है, ठीक है। अब मिनरल। अब ये जो दोनों टॉपिक हैं बच्चों, ये टॉपिक यहाँ के नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये एक प्रकार से क्या है? बायोमॉलिक्यूल हैं। ये क्या है बच्चों? ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बिना इनके भी जीवन नहीं चलने वाला है, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा मिनरल भी देख लेते हैं। मिनरल आप जानते हैं, दोज एलिमेंट ऑन द अर्थ एंड फूड। आप जानते हैं मिनरल तो खनिज कहते हैं हिंदी में, तो सही बात है, ये तो हम जाने। वो डिफरेंट टाइप के जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैश 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 डिफरेंट टाइप ऑफ, जो भी आप समझ रहे हैं, जितने भी हैं। केमिस्ट्री में आपने एलिमेंट पढ़े भी होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। उन सब में से जिनको भी हम भोजन के तौर पर यूज कर सकते हैं, जो इसेंशियल हैं, वो हमारे लिए मिनरल इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है बच्चों। चूँकि ये एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने इनके डिफिनीशंस बगल में लिख दिए हैं। आप कहेंगे तो मैं आगे आने वाले लेक्चर में इन बातों को मैं दोहरा दूंगा। थोड़ा सा सेल ऑर्गेनली आप समझ लीजिए, सेल ऑर्गेनेल। अब मैंने बताया था, हाँ, एक और चीज़, थोड़ा सा एक बात मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लीजिए 13 इसको कर देता हूँ, भूल गया था। आप समझते हैं सेल से संबंधित मैंने बात की है, तो सेल थ्योरी थोड़ा यहाँ मैं लिख देता। ये भी एक फ्रेश टॉपिक है, इसलिए मैं बीच में नहीं लिखा। सेल थ्योरी, इसको 2 साइंटिस्ट ने दिया था, 2 साइंटिस्ट्स, 2 वैज्ञानिक ने दिया था, जिनका नाम था स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी को उसका सिद्धांत कह लीजिए, कोशिका सिद्धांत। आप जानते हैं कि जीवन हो या कोई भी चीज़ हो, किसी न किसी एक सिद्धांत पर चलती है चीज़ें, वो सिद्धांत जरूरी है। इनका सीधा से एक फंडा था स्लाइडेन और स्वान का, कि जो पुरानी कोशिका है उन्हीं से नई कोशिका का निर्माण हुआ। इनका सीधा से एक फंडा था, ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, बस एक कोशिका से होती है। ये थोड़ा अलग था, इसलिए मैंने इसको अलग से पढ़ाया। यही एक मेन बात थी। कहिए इसको मैं इंग्लिश में लिख दूं, ऑल सेल
एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यही एक मेन बात थी स्लाइडेन एंड स्वान की। इनमें से एक का नाम था मैथियस स्लाइडेन और एक का नाम था थियोडोर स्वान। ठीक है, एक जर्मन बोटनिस्ट थे और एक जर्मन बोटनिस्ट तो थे ही एक, और एक जो थे क्या थे बच्चों, बताइए, आपको याद होगा, आपको याद है, मैंने बताया भी था स्लाइडेन एंड स्वान के बारे में। जर्मन बोटनिस्ट और देखिए अब आप लोग नहीं बता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जर्मन बोटनिस्ट और रशियन, ओह ठीक है बच्चों, ठीक है, जूलॉजिस्ट। एक जर्मन बोटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे। ठीक है बच्चों, जर्मन, आप लोग लिख लिए इस बात को। एक जर्मन बॉटनिस्ट और एक जर्मन बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है बच्चों, जर्मन बॉटनिस्ट और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ऐसे ही आपको भी याद करना है। ठीक है बच्चों, सेल ऑर्गेनेल के बारे में आप इतना समझ लीजिए कि सेल ऑर्गेनली जो चीज़ें हैं वो एक ऐसी चीज़ हैं जिनमें हम सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें हम किसके अंडर में पढ़ते हैं, सेल ऑर्गेनेल। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। बाकी आज आप देखिए, आज हमने सेल पूरा लिखा, हमने सेल मेम्ब्रेन को बताया, लिखा, हमने सेल स्ट्रक्चर को बताया और लिखा, हमने सेल टाइप को बताया और लिखा, हमने न्यूट्रिशन को बताया और लिखा, हमने मेटाबॉलिज्म को बताया और लिखा, हमने बायोकेमिकल प्रोसेस को बताया, समझाया और लिखा, हमने विटामिन्स को बताया और लिखा, हमने एमिनो एसिड को बताया और लिखा। सेल ऑर्गेनेल के बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसका आगे आने वाली लेक्चर में ज़रूरत है, इसलिए मैं इनके एंट्री पॉइंट को ही आपको नोटिस करा रहा हूँ। ठीक है, सेल वॉल के बारे में बताया, फिगर भी बनवाया। आप आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, आप लोगों ने अच्छे से लिखी होंगी। और जाते जाते हमने सेल थ्योरी भी बताई। क्यों? क्योंकि सेल थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जो स्किप हो सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि अलग से लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि इसमें साइंटिस्ट की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और क्या कथन इसमें बोला गया उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी। इसलिए बच्चों मैंने इसको सबसे लास्ट में पढ़ाया। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुँचाइए। विद्या के बारे में आप जानते हैं, विद्या बांटने से बढ़ती है, इसलिए आप लोग इसको आगे तक ले जाइए। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।